हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। हमने बच्चों अभी तक पढ़ा था इसमें, आप लोगों को ये भी बताया था कि वी हैव स्टडी ट्रांसलेटरी मोशन। आज हम बच्चों पढ़ेंगे इसमें, इस चैप्टर में रोटरी मोशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसा कि हमने बच्चों पढ़ा था ट्रांसलेटरी मोटर में किसी इंक्लाइंड प्लेन पर बॉडी को सरकते हुए, आज हम बच्चों देखेंगे इस सिस्टम में रोटरी मोशन के बारे में देखेंगे। पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं बच्चों। इंट्रोडक्शन जैसे यहाँ पर हमारा दिया है, ये बॉडी यहाँ पे रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी में कैसे हम समझेंगे बच्चों, उसकी यहाँ पर बात करते हैं। मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी विच इज पिवटेड इन सम वे इट रोटेशन। एक एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, मूविंग सेलिंग फैन, सैनिक फैन या गेंट व्हील इन फेयर, जो मेले में बहुत बड़े व्हील को हम देखते हैं घूमता हुआ रहता है बच्चों, वो सब एग्जाम्पल्स हैं हमारा जो है रोटरी मोशन के। तो रिजिड बॉडी का मतलब है ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल विच डज नॉट चेंज इट्स शेप एंड इन्फ्लुएंस द एक्सटर्नल फोर्स और टॉर्क एंड डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स रिमेन अनचेंज इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। कहने का मतलब बच्चों कि जो फोर्स या टॉर्क लगाने पर उस डिस्टेंस पार्टिकल का डिस्टेंस जो रिमेन अनचेंज रहे। जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करें बच्चों, ये हमारा कोई पार्टिकल्स है, इस पार्टिकल्स में इसको पूरा में एक सिस्टम मान लेते हैं और इस सिस्टम में छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। तो कहने का मतलब है कि बच्चों अगर इसमें हम कोई टार्क लगा दें या फोर्स लगा दें, फोर्स लगाने पर ये जो डिस्टेंस फ्रॉम द पार्टिकल्स है, यहाँ से मानते हैं ये डिस्टेंस फ्रॉम द पार्टिकल्स यहाँ से अनचेंज रहे, यानी जब अनचेंज रहेगा तब हम कहेंगे बच्चों रिजिड बॉडी है। इस तरह हम इसको समझ सकते हैं। अब इस रिजिड बॉडी का हमको जो है क्या क्या पढ़ना है वो भी समझ लेते हैं। रोटरी मोशन में हम देखते हैं बच्चों, रोटरी मोशन क्या होता है इसकी बात हम यहाँ पर करते हैं। A body rotate about fixed axis, then every particles a body moves a roll of a center, their circle lies at axis of rotation। हम ये समझ लें बच्चों कि कोई पार्टिकल्स है या कोई हमारा सिस्टम है, वो सिस्टम जो है जहाँ पर सेंटर लाइज पड़ता है उस लाइज के प्रति इस तरह रोटेट कर रहा है, मतलब ऐसे ओमेगा से घूम रहा है। जब ये ओमेगा से घूमेगा बच्चों, इस एंगल से घूमेगा, तब हम उस मोशन को क्या कहेंगे, बॉडी इज सेट प्रोसेस रोटेशन मोशन। हमने पीछे चैप्टर में क्या पढ़ा था बच्चों, ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब होता है कि जैसे हम ये समझें कि इंक्लाइंड प्लेन का हमने पढ़ा था कि यहाँ से कोई पार्टिकल सरकता हुआ नीचे आ रहा है, मतलब इस तरह मोशन हो रहा है। इस मोशन को हम लोग क्या बोलते थे बच्चों, ट्रांसलेटरी मोशन बोलते थे। ये हमारा ट्रांसलेटरी मोशन है। अगर जब कोई सिस्टम इस तरह मूव कर रहा है, यानी किसी यक्ष के अक्ष के प्रति रोटेट कर रहा है, तब हम इसको क्या कहेंगे, रोटेशनल मोशन कहेंगे, रोटेशनल मोशन कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। कि ट्रांसलेटरी मोशन का हम पढ़ चुके हैं, रोटेशनल मोशन का आज हम पढ़ेंगे। इसका क्या क्या बिहेवियर है उसको हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये हमारा पूरा ये जो रिजिड बॉडी है, ये बाहरी आवरण जो बनाए हैं बच्चों, ये हमारा क्या है, रिजिड बॉडी है। और हम ये समझते हैं कि ये ओमेगा से यहाँ पर घूम रहा है। इस ओरिजिन से हम समझते हैं कि इस ओरिजिन से यहाँ तक की जो दूरी है, यानी यम मास के यहाँ पर मानते हैं। तो अभी हम इसको के को भी यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर थीटा जो बना है, थीटा क्या है हमारा, इसको सब कुछ यहाँ पर हम पढ़ते जाएंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, तभी ये चैप्टर समझ में आएगा। डिफिनीशन तो हम बच्चों पढ़ चुके हैं, एक बार और एग्जांपल्स देख लीजिए क्या क्या रोटरी मोशन में हो सकते हैं। रोटरी मोशन इज
द मोशन ऑफ बॉडी इन विच ऑल पार्टिकल्स मूव सर्कुलर पाथ अराउंड कॉमन फिक्स एक्सिस। यानी रोटरी मोशन का मतलब हो रहा है कि सभी पार्टिकल्स, जैसे हम ये समझे बच्चों कि ये हमारा कोई बॉडी यानी सिस्टम है और इसमें पार्टिकल्स जो है इस एक्सिस के प्रति यानी सभी क्या कर रहे हैं, जितने भी पार्टिकल्स रहेंगे सभी इस तरह जो है एक सर्कुलर मोशन में यहाँ पर तमाम पार्टिकल्स रहेंगे, तो सभी पार्टिकल्स क्या करेंगे बच्चों, एक सर्कुलर पाथ में अराउंड करेंगे। किसके सापेक्ष में, यानी किसके रिस्पेक्ट में, विथ फिक्स एक्सिस, एक फिक्स एक्सिस पर रहेगा। इस एक्सिस को हम बच्चों इस तरह बना सकते हैं, ये हमारा एक्सिस है, इस एक्सिस के प्रति ऐसे राउंड कर रहा है, ऐसे राउंड कर रहा है। तो एग्जाम्पल्स की बात करेंगे बच्चों, जैसे हमारा स्पिनिंग द फैन यानी फैन की चलना, रोटेशन ऑफ द अर्थ इन एक्सिस, जैसे हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी क्या होती है, अपने अक्ष के प्रति क्या करती है बच्चों, रोटेट करती रहती है। तो यानी जो ऐसे सर्कुलर जो हो रहा है, ये जो सर्कुलर मोशन हो रहा है ओमेगा से, तब हम इस मोशन को कहेंगे रोटेशन ऑफ द अर्थ इट्स एक्सिस, यानी अपने एक्सेस के प्रति जो है इसका रोटेशन ऐसे हो रहा है। ए व्हील टर्निंग अराउंड इट्स एक्सल, जैसे हम ये समझे बच्चों कि एक व्हील जो है अपने एक्सिस के प्रति, मतलब ये व्हील हम मान लेते हैं, ये व्हील क्या करेगा बच्चों, ये व्हील, दो व्हील हम बना लें और इस व्हील को हम ये समझें कि ये जो है व्हील तो नाचेगा, तो ये नाचेगा लेकिन राड हमारा फिक्स रहेगा, तो ये व्हील का मोशन जो होगा हमारा, यहाँ पर हम रोटरी मोशन समझ सकते हैं। तो व्हील का चलना या नाचना एक तरह से रोटरी मोशन है। उसी तरह हम देखेंगे एक सीडी और डीवीडी का जो डिस्क नाचता है, जब उसको प्लेयर कराते हैं यानी चलाते हैं, तब वो भी एक जो है रोटरी मोशन में होता है। तो ये एग्जाम्पल्स है बच्चों रोटरी मोशन का समझने के लिए, इस तरह हम समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों के कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, इसमें क्या क्या इसका कैरेक्टर है उसके बाद में हम करेंगे। एक्सिस ऑफ रोटेशन हम इसको पढ़ चुके हैं कि स्ट्रेट लाइन अबाउट विच द बॉडी रोटेट्स, इसको तो हम देख चुके, जो एक स्ट्रेट लाइन बॉडी का रहता है वही हमारा जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ थ्रो विच द पॉइंट लाइन हैज बीन रोटेट स्पेसिक सेंस अबाउट स्पेसिस एक्सेस, तो एक्सेस से जितना स्पेसिक हो रहा है वो जो थीटा हमारा होगा उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। यहाँ पर जो एंगल थीटा हमारा बन रहा है यही हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट है। अब देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी क्या है। एंगुलर वेलोसिटी की हम बात करेंगे बच्चों, जिस वेग से वो घूमेगा, तो यहाँ पर वेलोसिटी को v से ना रिप्रेजेंट करके रोटरी मोशन में हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी को बोला जाता है द रेट ऑफ चेंज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। द मेजरमेंट इन रेडियन पर सेकेंड किस में मापा जाता है, रेडियन पर सेकेंड में नापा जाता है, यानी मेजरमेंट किया जाता है। एंगुलर एक्सेलरेशन द चेंज ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी, जो एंगुलर वेलोसिटी के जो चेंज आता है उसी को हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन कहेंगे, जिसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे, द रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ मास, जो रोटेशनल इक्विवेलेंट मास जो होगा इट्स डिपेंड ऑन मास हाउ फार इट्स फ्रॉम द एक्सिस रोटेशन, कि कितना दूर है उस एक्सिस से, ये इसको रिप्रेजेंट करेगा। और ये द रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ फोर्स इट काजेज चेंज ऑफ रोटेशन मोशन, जो टार्क की ज़रूरत होती है ये इक्विवेलेंट फोर्स में, जिसके कारण हमारा रोटेशनल मोशन चेंज होता है, तो हम उसी को जब रोटेशनल मोशन चेंज होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, टार्क को बोलेंगे। अब हम कुछ बेसिक सवालों की बात करेंगे जो एग्ज़ाम में कभी कभी पूछा जाता है। बेसिक इक्वेशन की बात करेंगे बच्चों, यहाँ पर सभी के लिए बहुत पढ़ना ज़रूरी है, याद भी करना है। एंगुलर अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे बच्चों, तो थीटा बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा ओमेगा टी प्लस हाफ एल्फा टी। एल्फा हमने अभी बताया कि एल्फा क्या होता है। और एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी। टार्क की बात करेंगे तो टार्क जो हमारा निकलता है, जिसको हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टार्क को लिखा जाता है आई इंटू एल्फा
आई हमारा क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो लिखा जाएगा काइनेटिक एनर्जी का हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। रिलेशन बिटवीन लाइनियर और एंगुलर क्वांटिटीज की बात करेंगे तो V बराबर आर ओमेगा और A बराबर आर अल्फा का प्रयोग हम करेंगे। यानी लाइनियर और एंगुलर क्वांटिटीज का अगर हम दोनों में रिलेशन देखेंगे तो यहाँ पर एक एंगुलर का है और एक जो है हमारा लाइनियर का है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या प्राप्त किया, V इक्वल टू हमारा यहाँ पर लाइनियर उसका एंगुलर का देखेंगे R इंटू ओमेगा, ओमेगा हमारा आ गया। और A का मान अगर हम देखेंगे एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो R इंटू अल्फा हो जाएगा। यही अल्फा को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, जो हम देखे थे अल्फा को क्या बोलते हैं, फिर से देखो अल्फा हमारा क्या होता है, द रेट चेंज ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। जो रेट चेंज होता है उसी को हम लोग अल्फा बोलते हैं। अब यहाँ पर हम बच्चों देखते हैं कि अगर रोटेशनल मोशन हमारा एक्स वाई जेड प्लेन में है तो एक्स वाई जेड प्लेन में हो रहा है, तब यानी हम इस तरह समझें कि हमारा प्लेन जो बना हुआ है बच्चों, ये हम इसको एक्स मान लेते हैं और इसको वाई मान लेते हैं और ये हमारा जेड है। इतनी बात क्लियर हो रही बच्चों। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब जेड के एक्सिस से अगर हम रोटेशनल करा रहे हैं तो जब यहाँ पर रिजिड बॉडी रोटेट द जेड एक्सिस ईच पॉइंट ऑफ द बॉडी फॉलोज सर्कुलर पाथ, तो पूरी एक्स वाई का जो प्लेन रहेगा वो क्या पालन करेगा, एक सर्कुलर रहेगा। यानी ये घूमता ऐसे ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे घूमता चला जाएगा। तो यानी ये एक्स और वाई जो रहेंगे एक सर्कुलर पाथ में घूमेंगे। तब मोशन कैन बी डिस्क्राइब यूजिंग एंगुलर क्वांटिटीज अबाउट जेड एक्सिस। तब हम जेड एक्सिस में इस तरह के जो है कंटेंट को हम जो है बना सकते हैं। इसमें की पॉइंट क्या क्या होगा उसको बच्चों ध्यान देते हैं। लेट्स कंसीडर ए रिजिड बॉडी रोटेट अबाउट जेड एक्सिस, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा दिया हुआ है। तो द एक्सिस रोटेशन जेड एक्सिस अगर फिक्स है तो हम कहेंगे एवरी पार्टिकल इन द बॉडी मूव्स इन सर्किल सेंटर्ड ऑन द जेड एक्सिस। मतलब जितने पार्टिकल्स रहेंगे वो जेड एक्सिस को सेंटर्ड मान के, जेड एक्सिस को सेंटर मानकर मूव करेंगे। तो डिस्टेंस जो पार्टिकल का जेड एक्सिस से आएगा आर इक्वल टू लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर। क्या लिखा जाएगा बच्चों, जो आर को हम डिस्टेंस लिखेंगे जेड एक्सिस से जो लिखेंगे, जिसको हम लोग पढ़ते हैं रिजल्टेंट पढ़ते हैं आर बराबर, तो रिजल्टेंट हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। जैसे एक्स वाई का देखेंगे जेड एक्सिस में तो ये हमारा जेड एक्सिस का रिजल्टेंट प्राप्त हो जाएगा। अब पोजीशन वेक्टर की हम बात करेंगे, इसमें सब बेसिक बात भी हम समझेंगे जिससे आपको मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन में कुछ समझ में आ जाए। पोजीशन वेक्टर अगर एक्स वाई प्लेन में हम समझते हैं बच्चों, ये हमारा वाई है और एक्स है, हमारा यहाँ पर आर वेक्टर इस तरह बना हुआ है। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर में, जब रिप्रेजेंट करते हैं तब लिखते हैं यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं एक्स वाई हमारा पॉइंट है तो वेक्टर को हम आर को रिप्रेजेंट करेंगे एक्स आई प्लस वाई जे रिप्रेजेंट करेंगे। पुराने एकदम बेसिक से समझते चलते हैं। अगर इसी में एंगुलर वेलोसिटी की बात कर देगा, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर जब एलॉन्ग जेड एक्सिस से होगा तो यहाँ पर लिखा जाएगा ओमेगा का वेक्टर में बनाएंगे ओमेगा इंटू के को इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों, इसको बहुत ध्यान से समझना। अभी के को हम आगे चल के डिस्कशन करेंगे, यहाँ पर डिस्कशन नहीं कर रहे, छोड़ दे रहे के क्या है। लाइनियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की बात करेंगे तो v लिखा जाएगा ओमेगा क्रॉस r को लिखा जाता है इस तरह। जहाँ पर हमको क्या देता है टेंजेंशियल वेलोसिटी, यानी इस तरह हम समझ लें कि जो r और ओमेगा के बीच में जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, जैसे हम इस तरह समझे यहाँ पर इस फिगर में समझते बच्चों, यहाँ पर इस फिगर में समझते देखो, यहाँ पर ये तो हमारा ओमेगा से घूम रहा है, लेकिन जो टेंजेंशियल हमारी वेलोसिटी है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी हमारी कितनी है उसको यहाँ पर हम देखते हैं। ये हमारी टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ये क्या है बच्चों हमारी टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है, यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी इसी का जिक्र हो रहा है।
देखिए यहाँ पर इस टेंजेंशियल वेलोसिटी को हम इस तरह लिख सकते हैं कि टेंजेंशियल वेलोसिटी v इक्वल टू आर ओमेगा लिखते हैं, लेकिन जब हम वेक्टर लगाएंगे तो क्रॉस का प्रयोग करेंगे, इस तरह हम समझ लेंगे। तो यहाँ पर कुछ क्वांटिटी हमने लिखा है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा सिंबल से प्रकट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ ओमेगा इक्वल टू बच्चों क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी, इसको भी हम ध्यान करते चलेंगे। और अल्फा क्या होता है बच्चों, अल्फा बराबर लिखा जाएगा डी ओमेगा अपॉन डी टी हम लिखेंगे। तो इस तरह हम सारे सूत्रों को यहाँ पर लिखते चलते जिससे आपको याद हो जाए। अब हम के की बात करते हैं बच्चों। के है क्या, आगे अब इसमें कॉन्सेप्ट में के को पढ़ेंगे भी, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा इसके बारे में अभी से जानकारी करते हैं। अगर मान लेते मीनिंग ऑफ के की बात करें, रोटरी मोशन या डायनेमिक में है, तब उस पोजीशन में हम कहेंगे देयर इज स्टैंडर्ड। के का मान कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है। ही ऑलवेज अपीयर रोटेशनल मोशन फार्मूला बट इट कैन समटाइम्स मीन्स, मतलब कुछ अलग अलग भी हो सकता है। जैसे अगर रोटेशनल मोशन में है तब हम उसको बोलेंगे रेडियस ऑफ जायरेशन। इसको के को क्या बोलोगे बच्चों, रेडियस ऑफ जायरेशन बोलेंगे। जो इसका फार्मूला हमारा होता है जायरेशन का, के इक्वल टू अंडर रूट आई अपान एम। आई हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एम हमारा मास ऑफ बॉडी है, और के क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन। कहने का मतलब है कि जैसे हमने एक यहाँ पर इस तरह बॉडी शुरू में बना के दिखा रहे थे और इस तरह एक एक्सिस ले लिए थे, और यहाँ पर जो मास यहाँ पर हम माने थे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम क्या माने थे, के माने थे। तो यहाँ पर कह रहा था डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस एंटायर मास कुड बी कंसंट्रेट द गिव सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी जो पूरे मास का जो सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस पॉइंट से देता है वही डिस्टेंस हमारा जो है रेडियस ऑफ जायरेशन कहलाएगा। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी केवल हम इसको समझ लेते हैं कि कैसे ये आएगा के की वैल्यू। तो यहाँ पर के को हम अलग अलग मीनिंग में पढ़ रहे हैं। अब मैथमेटिकल में हम देखेंगे बच्चों कि के और क्या क्या हो सकता है। तो मैथमेटिकल्स में बच्चों हम देखेंगे जनरल फिजिक्स में के कैन बी कांस्टेंट के रूप में जो प्रयोग करते हैं। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट है, हुक्स लॉ की बात करेंगे तो एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। जब हम किसी स्प्रिंग में इस तरह हम प्रयोग करते थे बच्चों, तब उसमें हम यहाँ पर माइनस के एक्स यानी के को एक कांस्टेंट के रूप में रिप्रेजेंट करते थे। अब आगे हम पढ़ेंगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और थर्मोडायनेमिक्स में जब पढ़ेंगे तब के का मान जो इतना दिया है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल प्रति केल्विन में दिया गया है। अब कूलॉम्स लॉ की बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात करेंगे तो के का मान 8.99 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों हमने के को यहाँ पर समझा कि के हर जगह एक नहीं होगा। तो के जो है रोटेशनल मोशन का अलग है, और जो है स्प्रिंग कांस्टेंट का अलग है, बोल्ट्जमैन का अलग है, कूलॉम्स का अलग है। तो के कई मीनिंग हमको प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? आगे बढ़ते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हम जेड एक्सिस की बात करेंगे बच्चों। तो जेड एक्सिस में क्या क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, जेड एक्सिस में हम लिखेंगे आई जेड लिखा जाएगा, सिग्मा पूरे का रहेगा, यानी टोटल जो एक्स वाई का टोटल जितना आएगा पूरा हम लिखेंगे। इस तरह हम इसको समझ सकते हैं कि एक्स वाई में अलग अलग लिख सकते हैं। टार्क की बात करेंगे तो टार्क जेड में लिखा जाएगा आई जेड इंटू एल्फा। एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो एल जेड को लिखा जाएगा आई जेड ओमेगा। अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे जेड एक्सिस में तो हाफ आई जेड ओमेगा स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा।
तो ये जो सूत्र है बच्चों, इसको सब आप याद रखेंगे कि अगर जेड एक्सिस में घूम रहा तो इतना हो जाएगा, अगर किसी दूसरे एक्सिस में घूमेगा तो उसके अनुसार सब बदलता चला जाएगा। अब सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स की बात करेंगे बच्चों। हमने क्या देखा अभी उसमें पढ़ा कि अगर जब दो दो एक एक मास की बात किए हम, इसमें हम बात करते हैं, पहले इसमें से देखते हैं कि जब टू पार्टिकल्स की बात करते हैं, यहाँ पर टू पार्टिकल्स मास m1 m2, यानी दो पार्टिकल्स, हमारा एक m1 यहाँ पर एक्सिस पर है, दूसरा m2 यहाँ हमारा जो है किसी पोजीशन x पर दिया गया है। इन दोनों की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का d दिया गया है। तो बच्चों इसका अगर हम सेंटर ऑफ मास x का निकालेंगे तो जो हमारा ओरिजिन पे रहेगा उसका मास ना लिख करके हम किसका लिखेंगे, दूर वाले m2 को लिखेंगे, अपान दोनों मासों का जोड़ लिखेंगे, इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। ये हमारा सेंटर ऑफ मास प्राप्त हो जाएगा। तो जो सेंटर ऑफ मास में मास रहेगा उसको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। इसी को समझते हैं। देखो बच्चों, तो टू पार्टिकल्स मास m1 m2 आर सेपरेट द डिस्टेंस d, द ओरिजिन कॉन्क्वाइड द पार्टिकल m1, द पोजीशन ऑफ सेंटर मास, जो कॉन्क्वाइड ओरिजिन में रहेगा उसको छोड़कर हम क्या लिखेंगे, x सेंटर ऑफ मास लिखेंगे, m2 अपान लिखा जाएगा m1 प्लस m2, यानी नीचे दोनों मासों का जोड़ और जितना दोनों के बीच की डिस्टेंस है उसको लिखेंगे। यही हमारा पोजीशन हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हो जाएगा। अब बच्चों ये समझते हैं कि अगर मानते हैं कि वह पार्टिकल्स जो है सेंटर ऑफ मास पे ना हो, कहीं दूसरी दूरी पर हो, जैसे हम यहाँ x1 दूरी पे कर देते हैं और दूसरा मास x2 दूरी पे कर देते हैं, तो यानी जो शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट वर्ड उसमें ले जाते हैं, तब पोजीशन सेंटर ऑफ मास का क्या होगा, चेंज हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या लिखा जाएगा, जो m1 जितना दूरी पर है तो m1 x1 दूरी पर है, और फिर लिखेंगे m2 कितना दूरी पर, x2 दूरी पर है, बटे फिर दोनों मासों का योग यानी m1 प्लस m2 लिखेंगे। ये हमारा जो है सेंटर ऑफ मास जो है पता हो जाएगा, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तक बात बच्चों समझ में आ रही है। पोजीशन कैसे हम निकालेंगे, मतलब जितना मास से डिस्टेंस रहेगा उसको दोनों को गुणा करके और जितना रहेगा उस तरह हम लिख सकते हैं। अब बच्चों इसमें हम बात करते हैं कि जैसे क्रम से बना हुआ है ये हमारा, किसी n पार्टिकल्स में हम देख लें और पोजीशन लोकेटेड x1 y1 z1, मतलब इस तरह तमाम पार्टिकल्स दिया गया है। तो अगर x की हम बात करेंगे तो x का सेंटर ऑफ मास इतना लिखा जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि x का अगर हम सेंटर ऑफ मास लिखते हैं बच्चों तो क्या लिखा जाएगा, m1 लिखा जाएगा। यहाँ पर अगर x1 मानते हैं प्लस लिखेंगे m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस डैश 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 होता चला जाएगा। अपान लिखा जाएगा, पूरे का लिखा जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डैश डैश हो जाएगा। यानी इस तरह जब हम लिखेंगे तो इसका योग का मतलब है, इसको हम सिंबल में इस तरह लिखेंगे, सिग्मा का मतलब योग हो जाएगा। ये हो जाएगा mi जैसे लिखा है और xi लिखा है, अपान जो है पूरे का, इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा m, यानी यहाँ पर सिग्मा m को ये कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर दिया है तो इसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पर जो डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिए हैं बच्चों, जो यहाँ पर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है 1/m इतना प्राप्त हो जाएगा। ये x का हुआ, इसी तरह y का हो जाएगा, उसी तरह z का हो जाएगा, तीनों का हमारा पोजीशन प्राप्त हो जाएगा। अब बच्चों x y का हो गया। अगर हम टोटल अगर उसका हम देखें कि पोजीशन ऑफ वेक्टर टोटल का अगर हमको पूछना पड़ेगा तो टोटल का जब हम निकालेंगे तब लिखेंगे x सेंटर ऑफ मास i में है, y सेंटर ऑफ मास j में है
और प्लस जेड सेंटर ऑफ मास के में है। तो इस तरह हम जो है इस तरह जो पोजीशन वेक्टर पूरा जो है हम लिख सकते हैं और हम निकाल सकते हैं। तो यानी एक्स वाई जेड का पूरे का जब पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तब हमारा आर से रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरह प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें ये बात ध्यान रखना है कि सेंटर ऑफ मास की अगर रिजिड बॉडी है इसको भी हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सेंटर ऑफ मास रिजिड बॉडी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। अगर किसी हम ठोस बॉडी की बात करेंगे तो मास क्या रहेगा, चारों तरफ क्या रहेगा, छिटका रहेगा। रिजिड बॉडी में क्या रहेगा, चारों तरफ मास रिजिड बॉडी में छिटका रहेगा। तो सॉलिड बॉडी कंटेन्स सो मैनी पार्टिकल्स एटम्स वी कैन ट्रीट एज द कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर। यानी हम समझेंगे कि पूरी तरह ये चारों तरफ बटा हुआ है। तो द पार्टिकल्स डिफरेंट ऑफ द डीएम, यानी जो डिफरेंट मास है वो डिफरेंशियल में हम छोटा भाग यानी एक सूक्ष्म भाग को हम ले लें, इसको हम डीएम मान लें छोटे भाग को, तो उस डीएम को हम लिख सकते हैं द सम ऑफ द इंटीग्रल, यानी पूरे का इंटीग्रल हम लिख सकते हैं। तो जो मास इस कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन रॉड है, प्लेट है, सॉलिड है, तो इंटीग्रल में हमको अगर उसका पोजीशन एक्स एक्सिस में देखेंगे तो 1/m इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी एम लिखेंगे। y में लिखेंगे तो y सी एम 1/m y डी एम, जेड में लिखेंगे तो y/m जेड डी एम, वेयर डी एम इज स्मॉल मास ऑफ एलिमेंट ऑब्जेक्ट, मतलब इस ऑब्जेक्ट का बहुत छोटा भाग है। इस तरह हम समझ सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई होगी बच्चों, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब की पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे बच्चों। ये की पॉइंट की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज क्या है। जो सेंटर ऑफ मास डज नॉट हैव लाई इनसाइड ऑब्जेक्ट, ये कह रहा है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास उस ऑब्जेक्ट के अंदर ही पड़े। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर पड़े। जैसे इन्हें रिंग है, इन्हें बूमरंग है, तो ऐसा हो सकता है कि सेंटर ऑफ मास ऑब्जेक्ट के इनसाइड में पड़े, कोई ज़रूरी नहीं है। ये भी हम ध्यान रखेंगे। दूसरा नंबर बात करेंगे, एक सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है विथ यूनिफॉर्म डेंसिटी में है तो सेंटर ऑफ मास लाइज एट द ज्योमेट्रिक सेंटर। जो ज्योमेट्रिक सेंटर आएगा वही उसका जो है सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम, यदि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं तो द सेंटर ऑफ मास मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है, उसी का पालन करता है कि अगर कोई फोर्स उसमें नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, द सिस्टम क्या करेगा, द सेंटर ऑफ मास मूव्स द कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी एक स्थिर वेलोसिटी में रहेगा। एक तरह से कहिए कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ का पालन करता है। इस तरह हम इसको समझ सकते हैं। तो बच्चों वीडियो हमारा कैसा लगा ज़रूर देखें, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद बच्चों।